चुनाव के बाद बांग्लादेश में आशंका जताई जा रही है कि क्या बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान के नक्शे कदम पर तो नहीं चलने जा रहा। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव संपन्न होने के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति की ताकत को मजबूती दी जा रही है। अब जिस तरह से राजनीति हो रही है उसे देखकर तरह तरह के सवाल उठना भी लाजमी है। अब जुलाई चार्टर क्या है जिसने बढ़ा दी है तारिक रहमान की टेंशन, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जब जब चुनावी दस्तक होती है सियासत के साथ साथ पूरे बंगाल का माहौल बदल जाता है। ऐसे मुद्दे उठेंगे जिनमें जाति, धर्म, मजहब, राजनीति, इन सब का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आखिर बंगाल का चुनाव कैसे इन मुद्दों से 360 डिग्री से घूम जाता है, आज इसे भी समझेंगे। और इसके अलावा असम में चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं सियासी पिच पर बैटिंग और तेज होती जा रही है। अब राजनीति का नया समीकरण तैयार किया जा रहा है। तो क्या है इस नए समीकरण में, पार्टियां कैसे इस चुनाव को नया मोड़ देंगी, एक नजर इस पर भी होगी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चुनाव के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का रास्ता तो देखिए साफ हो चला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी यहीं से शुरू होती है। चुनाव के साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया। 84 सूत्रीय सुधार पैकेज पर एक जनमत संग्रह कराया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 60.26% मतदान हुआ और हाँ को स्पष्ट बहुमत मिला। करीब 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट दिया, जबकि लगभग 2 करोड़ 25 लाख मतदाताओं ने ना का विकल्प चुना। यानी लगभग 70% समर्थन इस सुधार पैकेज को मिला। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जुलाई नेशनल चार्टर 2025 है क्या? ये चार्टर जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व में जो विद्रोह के बाद हुआ था उस पर तैयार किया गया था, उनके साथ तैयार किया गया था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, पद छोड़ना पड़ा था। इस चार्टर का मकसद देश की शासन प्रणाली में बड़ा बदलाव लाना था। 84 प्रस्तावों में से 47 के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जबकि 37 को कानूनी या कार्यकारी आदेश के बाद लागू किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर सख्त सीमा, 2 सदनों वाली सदन का गठन, राष्ट्रपति की भूमिका को मजबूत करना, न्यायपालिका को स्वतंत्रता देना और विपक्ष को संसदीय समितियों में अहम जिम्मेदारी ये भी सौंपना, और इसके अलावा महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी जैसे बदलाव भी शामिल हैं। यही वो बिंदु है जहां विवाद शुरू होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना भविष्य में सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खुल जाएगा। पाकिस्तान का उदाहरण बिल्कुल सामने रखा जा रहा है। वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। जहां 1999 के सैन्य तख्ता पलट के बाद परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद की शक्तियां बढ़ाकर व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था और सेंट्रलाइज हो गई थी वहां की राजनीति, जबकि माना जाता है कि वहां लोकतंत्र है। अब आलोचकों का कहना है कि कहीं बांग्लादेश भी उसी राह में ना चल पड़े। वहीं समर्थकों का तो दावा यह है कि ये सुधार सत्तावाद को रोकने और संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जरूरी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सुधार बांग्लादेश को नई दिशा देंगे या फिर नई चुनौती खड़ी करेंगे? आने वाले दिन ये तय करेंगे कि चार्टर जुलाई 2025 देश के लोकतंत्र को मजबूती देगा या फिर राजनीतिक अस्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। और इधर भारत में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने और बजाने को लेकर प्रोटोकॉल पर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। 28 जनवरी को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि आधिकारिक समारोह में इसके सभी 6 श्लोक गाए जाएंगे। कई जगहों पर इसे राष्ट्रगान जन गण मन से पहले प्रस्तुत करने की भी बात कही गई है। अब यहीं से विवाद शुरू हो गया, यहीं से सियासी तूफान बढ़ा। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बता दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हैं ब्रात्य बसु, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन टैगोर की उदारवादी सोच के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनगण मन से पहले वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना ऊंच नीच की राजनीति है। विवाद यही नहीं रुका। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहे जाने पर भी टीएमसी ने सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि उनका मकसद राष्ट्रगीत को उसकी पूरी गरिमा दिलाना है।
राज्य बीजेपी अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य ने साफ कहा कि पार्टी हर सम्मेलन में पूरा वंदे मातरम गाती है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें, वंदे मातरम मूल रूप से 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था और बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में भी उसे शामिल किया गया। 1950 में संविधान सभा ने इसके 2 छंदों को आधिकारिक रूप से अपनाया। अब इस विवाद को आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। टीएमसी इसे बंगाल बनाम बाहर की राजनीति बता रही है, जबकि बीजेपी हिंदू वोट बैंक के एकीकरण की बात कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या ये सांस्कृतिक सम्मान का मुद्दा है या फिर एक और चुनावी रणनीति? जवाब आने वाले चुनाव मैदान में ही देखने को मिलेगा। और असम में सियासी हलचल तेज है। एक ओर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई। दोनों के बीच सीधी टक्कर की तस्वीर बनती दिख रही है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने असम में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों नेता वन नॉर्थ ईस्ट बैनर के तले मैदान में उतर रहे हैं। दीमा हसाओ जिले में इस गठजोड़ ने अपने अभियान की शुरुआत भी कर दी है। हाफलोंग सीट से डेनियल लैंगथासा को अनौपचारिक रूप से उम्मीदवार घोषित किया गया है। रैली में नॉर्थ ईस्ट की एकता, वहां की जमीन के अधिकार, उनकी पहचान और संवैधानिक सुरक्षा जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उनको जोर शोर से उठाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी, जो मेघालय में एनपीपी के साथ सरकार चला रही है, असम में भी संगमा का साथ देगी? इस पर संगमा ने साफ किया कि एनपीपी अपनी अलग राजनीतिक पहचान रखती है और परंपरागत रूप से अकेले ही चुनाव लड़ती है। हालांकि चुनाव के बाद विकल्प खुले रहने की बात भी कही गई है। रैली से पहले संगमा के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने असम सरकार पर निशाना साधा। वहीं मंच से जल, जंगल, जमीन और छठे शेड्यूल की सुरक्षा का मुद्दा भी जोर शोर तरीके से उठाया गया। अब देखना यह होगा कि वन नॉर्थ ईस्ट का ये नया प्रयोग असम की राजनीति में कितना असर डालता है। क्या ये तीसरा मोर्चा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाएगा? जवाब मिलेगा 2026 के चुनावी रण में। तो तस्वीर दिख रही है त्रिकोणीय मुकाबले की। अब देखना होगा 2026 में होने वाले चुनाव में किस तरह से कौन सी पार्टी आगे जाती है और सरकार किसकी बनती है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।